आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट अचर गुणांकों के साथ में रैखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन ने डिफाइन किया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव्स की घात क्या होती है, एक होती है, और जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वे समीकरण है जिसमें आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है अवकलज है वो केवल एक घात फर्स्ट डिग्री के हों तथा आपस में गुणित रूप में नहीं आवें, तो उसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। जैसे इससे पहले अपन ये देखते हैं कि इसको डिफाइन करने से पूर्व अपन एक जैसे nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस अप टू pn y इज इक्वल टू qx। यहाँ पे p1 p2 अप टू pn ये सभी क्या है, या तो कांस्टेंट है या फिर x के फलन है। तो और qx क्या है, दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो p1 और p2 अप टू pn ये सभी क्या है, x के फलन है या फिर कांस्टेंट्स हैं। तो अब ये तो क्या है, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो ये p1 p2 pn अप टू pn ये सभी मान लो प्योरली कांस्टेंट हो, ये क्या हो, प्योरली कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लो p1 की जगह अपन a1 रख दें, p2 की जगह a2 रख दें, pn की जगह अपन an रख दें। तो यदि ये p1 p2 अप टू pn ये सभी क्या हो, अचर राशियाँ हों, तो इस समीकरण को अपन क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहेंगे। ये जो इक्वेशन है, अब इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट p1 p2 अप टू pn को कांस्टेंट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो जैसे nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अप टू an y इज इक्वल टू qx। तो यहाँ पे अब इसमें जो अपन इस तरह से जैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे nth डेरिवेटिव ऑफ dn dxn, इसको dn के द्वारा कैपिटल dn से रिप्रेजेंट करें, डी स्क्वायर dx स्क्वायर को d स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करें, इससे डी dx को अपन कैपिटल d के द्वारा रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, dn nth डेरिवेटिव प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 d रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू qx। तो ये जो इधर जो ब्रैकेट में है f ऑफ dy, ये d का फलन होगा, d स्टैंड्स फॉर dy dx, d स्टैंड्स फॉर d dx। तो f dy इज इक्वल टू qx। तो ये आपके पास में क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गई, जिसमें a1 a2 अप टू an क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो अब इस समीकरण इसका हल निकालना है, समीकरण 4 का हल निकालना है, f dy इज इक्वल टू qx। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ने इस तरह से लिख दिया है। तो इस समीकरण का हल क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका होता है पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकलन। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया और PI को पर्टिकुलर इंटीग्रल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है, PI CF प्लस PI। यदि मान लीजिए राइट हैंड साइड में मान लो f dy इज इक्वल टू qx है, qx बराबर 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू CF ही होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन PI तो 0 हो जाएगा उस टाइम में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस समीकरण का, जब राइट हैंड साइड 0 के बराबर है तो इसका CF इसका सॉल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू CF इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब अपन इस जैसे मान लो राइट हैंड साइड में जैसे अपने पास में ये समीकरण इस तरह से दे रखी है, f ऑफ dy इज इक्वल टू 0 इस तरह से दे रखी है अपने पास में। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अपन राइट हैंड साइड 0 के बराबर है तो उस टाइम में इसका अपन क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। इस समीकरण इसकी क्या लिखते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं। f ऑफ dy इज इक्वल टू 0, तो f डी बराबर क्या होता है, d की पावर n प्लस a1 d रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस a2 d रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू qx। इस तरह है। तो f ऑफ dy बराबर 0, तो f डी बराबर, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका समीकरण का पहले क्या करते हैं अपन,
सहायक समीकरण लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए डी की जगह अपन क्या, एफ ऑफ डी में एफ ऑफ डी बराबर 0 में डी की जगह एम रख देते हैं। तो एफ एम इजिकल टू 0, इस तरह से अपने पास में एम में इक्वेशन आएगी। जैसे तो एफ एम बराबर 0 हो जाएगा तो एम के विभिन्न मान आएंगे। तो एम के विभिन्न मान आते हैं तो इसके अलग अलग स्थितियाँ होंगी। जैसे ये एम के मान जो है 4 स्थितियाँ बनती हैं। जैसे ये एम के मान क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ये एम के मान क्या हो सकते हैं, वास्तविक और अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और अलग एम एफ एम बराबर 0 के मूल सभी क्या हों, डिफरेंट अलग अलग हों। तो मान लीजिए अपने पास में जैसे nth ऑर्डर का इक्वेशन है, तो इसके मान लीजिए इसमें एफ एम बराबर 0 रखने से एम के n मान आते हैं, m1 m2 m2 mn। ये सभी मान क्या है, अलग अलग है। तो उस स्थिति में जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो इसका सहायक समीकरण से जो इसका जो मूल बने n मूल आए, उनसे जो इसका दिए हुए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y बराबर c1 e रेस्ट पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cn e की पावर mnx, जहाँ c1 c2 अप टू cn ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये क्या हुआ कि मतलब ये जब सारे मूल क्या हों, अलग अलग हों, रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, तो उस स्थिति में तो ये आ गया सॉल्यूशन दिए हुए समीकरण का। अब मान लीजिए जब समीकरण क्या है, रूट्स क्या है, रिपीटेड हों, रियल हों लेकिन रिपीटेड हों। मान लो दो मूल हैं जैसे अपन ने दिए हुए समीकरण से कि सहायक समीकरण लिखते हैं एफ एम बराबर 0 और उसमें दो मूल समान आ जाते हैं। मान लो m1 और m2 का मान m के बराबर है, तो उस टाइम जो दिए हुए समीकरण एफ डी वाई इजिकल टू 0 का जो सोल्यूशन होगा, y बराबर किसके होगा, c1 प्लस c2x e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3x प्लस अप टू cn e की पावर mnx, ये हो जाएंगे। अब मान लो तीन मूल बराबर हो, सहायक समीकरण तीन मूल बराबर हो, m1 m2 m3 इजिकल टू m, तीन मूल बराबर आ गए, तो उस टाइम में इसका जो सॉल्यूशन होगा दिए हुए समीकरण का, वो क्या होगा, y इजिकल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर mx प्लस c4 e की पावर m4x प्लस अप टू cn e की पावर mnx। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। जब पहली स्थिति में क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा है रूट्स तो रियल हैं लेकिन क्या है, अलग अलग, कुछ समान भी हैं। तो उस स्थिति में सॉल्यूशन इस तरह से होगा। और जब मान लीजिए सहायक समीकरण के मूल कॉम्प्लेक्स आते हैं, अल्फा प्लस माइनस आईटा बीटा के फॉर्म में आते हैं मान लो, तो उस स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन होगा दिए हुए समीकरण का, वो क्या होगा, y इजिकल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस c3 ई की पावर m3x प्लस cn ई की पावर mnx। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्म तो ये हो गया, दूसरा फॉर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या y इजिकल टू c1 ई की पावर अल्फा एक्स cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 प्लस c3 ई की पावर m3x प्लस अप टू cn ई की पावर mnx। अब मान लो चौथी स्थिति क्या आती है, सहायक समीकरण के मूल कॉम्प्लेक्स तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं। मान लो अल्फा प्लस माइनस आईटा दो बार रिपीट हो रहा है मान लो, तो उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन होगा y इजिकल टू ई की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस c5 ई की पावर m5x प्लस अप टू cn ई की पावर mnx, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से दिए राइट हैंड साइड में क्या है, 0 के बराबर है, तो उस टाइम इसका जो सॉल्यूशन होगा CF ही दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन होगा। और CF निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण एफ ऑफ डी में डी की जगह m रख देते हैं, m के विभिन्न मूल आते हैं, उन मूल के आधार पे, दिए हुए मूलों के आधार पे अपन दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब जैसे अपन मान लो इसका हल एक जैसे क्वेश्चन करते हैं, सोल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे अपने पास में एक समस्या है, लैम्डा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा, लैम्डा स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस डी थीटा इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब अपने को क्या है, टी 0 थीटा इज 0 एंड डी थीटा अपॉन डी टी 0, ये दे रखा है। तो इस समीकरण को अपन डी थीटा अपॉन डी टी को मान लो डी के द्वारा रिप्रेजेंट करें, डी टी को अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें, डी के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी स्क्वायर प्लस जी इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, डी की जगह एम रख देंगे, तो लैम्डा एम स्क्वायर प्लस जी बराबर 0। तो एम स्क्वायर, इसमें एम का मान क्या आएगा, लैम्डा एम स्क्वायर इज माइनस जी, या माई एम स्क्वायर इज माइनस जी अपॉन लैम्डा, या एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आइटा अंडर जी अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा, एम का मान ये आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आ गया e की पावर 0t इंटू c1 कॉस ऑफ अंडर रूट जी बाई लैम्डा टी प्लस c2
साइन ऑफ अंडर रूट जी बाई लैम्डा इंटू टी। अब अपने को समीकरण में ये दे रखा है टी जीरो थीटा इज जीरो और टी जीरो डी थीटा अपॉन डी टी जीरो। तो इस थीटा बराबर ये दे रखा है अपने पास में, तो इसको डी थीटा अपॉन डी टी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ई की पावर जीरो इंटू टी बराबर 1 होता है, तो थीटा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, कॉस ऑफ अंडर रूट, इसको सोल्व करें, कॉस ऑफ इसका C1 माइनस साइन ऑफ अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा प्लस C2 कॉस ऑफ अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा इंटू टी और मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा। तो इस तरह आ गया, तो डी थीटा अपॉन डी टी इसका मान ये आ गया। अब अपने को दी हुई कंडीशन लगानी है इसमें C1 और C2 के मान निकालने के लिए। तो टी जीरो थीटा इज थीटा जीरो, तो यहाँ रख देंगे टी जीरो थीटा इज थीटा जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो रख देंगे। तो टी जीरो पे C1 और ये साइन जीरो जीरो होता है, तो C1 बराबर क्या आ गया, थीटा जीरो आ गया। अब इसी तरह से टी जीरो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर क्या है, जीरो, तो इसमें डी थीटा अपॉन डी टी बराबर जीरो आ गया, टी बराबर जीरो रख देंगे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से C2 बराबर जीरो आ जाएगा। तो C1 बराबर तो थीटा जीरो आ गया और थीटा C2 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये वैल्यूज अपन इस समीकरण में रख देते हैं। ये थीटा बराबर इसमें ई की पावर जीरो इंटू टी मीन्स 1, थीटा बराबर C1 कॉस ऑफ अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा इंटू टी प्लस C2 साइन ऑफ अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा इंटू टी। इसमें वैल्यू रख देते हैं C1 और C2 की। C1 बराबर थीटा जीरो रख दिया अपन ने और C2 बराबर जीरो रख देंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा जीरो कॉस ऑफ अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा इंटू टी। इस तरह से अपन दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।